हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित पांडे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के लिए वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर खत्म किया वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये फिजिक्स के लिए वर्क एंड एनर्जी आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है ये, 3-4 लेक्चर होंगे। पहले वर्क के बारे में, फिर एनर्जी के बारे में और उसके बाद पावर के बारे में। ठीक है, तो 3 या 4 लेक्चर मैक्सिमम इसमें हम लोग कवर करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वर्क। ठीक है, एनर्जी को अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। तो वर्क क्या है बच्चों, देखो कि हमारी नॉर्मल लाइफ में और फिजिक्स में वर्क की जो डेफिनेशन है वो बहुत अलग है। हम यहाँ थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, थकते हैं तो हम बोलते हैं आज बहुत ज्यादा काम किया। फिजिक्स ऐसा नहीं कहता, फिजिक्स के लिए अलग डेफिनेशन है। तो पहले थोड़ा सा लिखते हैं फिर समझते हैं इसको। ठीक है, तो फिजिक्स क्या कहता है, वर्क इज डन, work is done when force produces motion. Force produces motion. फिजिक्स एक ही बात कहता है कि मैं तभी मानूंगा कुछ वर्क हुआ है जब किसी फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज को हम क्या बोलते हैं, मोशन। इसी को तो हम मोशन बोलते हैं। कि मान लीजिए कि हमने ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, और हमने इस पे कुछ फोर्स लगाया, मान लीजिए 2 न्यूटन का। ठीक है, हमने इस पे क्या लगाया, कुछ फोर्स लगाया। इस फोर्स की वजह से ये यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया। तो मान लीजिए उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो यस है, उसको हमने यस मान लिया। तो फिजिक्स कहता है कि जो वर्क होगा, ठीक है, दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, जो उस पे फोर्स लगा है। दूसरा उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फोर्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, हम वर्क को जीरो मानेंगे हमेशा। ठीक है, ये फिजिक्स कहता है। नॉर्मल लाइफ में आप फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो, हम कहते हैं बहुत ज्यादा काम किया। फिजिक्स नहीं कहता, फिजिक्स कहता है आप फोर्स लगाते लगाते जान दे दो, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो हम नहीं मानेंगे कि वर्क आपने किया है। मान लीजिए अगर मैं इस दीवार को धक्का दूं, ठीक है, तो ये क्या कहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे, ऐसे तो हमने बहुत मेहनत की, पसीने से तर हो गए भाई, बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इसको धक्का दिया है। तो नॉर्मल लाइफ में कहेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा काम किया। बट फिजिक्स ऐसा नहीं कहेगा, फिजिक्स कहेगा कि इसमें तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ये दीवार तो कहीं गई नहीं। जब दीवार कहीं गई नहीं तो हम मानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो वर्क जीरो। ठीक है, तो हम जो लिखते हैं फिजिक्स के लिए, जो वर्क की डिफिनेशन लिखते हैं, दैट इज वर्क इज इक्वल टू द, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि वर्क W है, फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट S है, तो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला निकल के आता है वो है W इक्वल्स टू F इंटू S। हम ये मानेंगे कि इसको हम वर्क बोलते हैं। वर्क की जो यूनिट होती है, ये SI यूनिट, उसको बोलते हैं जूल। ठीक है, वर्क की यूनिट होती है जूल, और 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स की वजह से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम बोलेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ है। ठीक है, किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स की वजह से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है
तो हम बोलेंगे कि वर्क 1 जूल है। मान लीजिए कि यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाया होता 1 न्यूटन का, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होता वो होता 1 मीटर का, तो हम बोलते हैं कि यहाँ जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, 1 जूल का। तो एसआई यूनिट जूल है। बाकी वर्क जो है वो है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, वर्क को और अच्छे से समझते हैं आगे चल के। तो फिलहाल समझ में आया कि अगर बॉडी में मोशन नहीं हुआ है तो हम मानेंगे कि फोर्स जो वर्क है वो क्या है, 0। यानी डिस्प्लेसमेंट होना वर्क के लिए जरूरी है। इफ s इज इक्वल टू 0, अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 होता है तो वर्क इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। आगे चले, वर्क की SI यूनिट जूल, और 1 जूल कब होगा, जब 1 न्यूटन फोर्स की वजह से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम बोलेंगे जो वर्क हुआ है वो 1 जूल हुआ है। ये नोट करने लायक है, आपको नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क 0। आगे चलते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं बढ़िया से, चले। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो बात होगी कि अगर जो वर्क है, जो फोर्स है, किसी एंगल पे लग रही हो। ठीक है, जो फोर्स है वो किसी एंगल पे लग रही हो, जो मोशन दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, तब हम वर्क को कैसे निकालेंगे। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, चले तो चलिए वर्क लेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वर्क को थोड़ा पढ़ते हैं बाद में। पहले हम पढ़ते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होगा जो, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको पता है कि जो ऊपर से नीचे जो ऑब्जेक्ट आता है उस पे वेट लगता है, फोर्स नीचे की ओर। ठीक है, तो उसे जिस फोर्स से अर्थ अपनी ओर खींचता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे आता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठाना चाहें, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाएंगे, इस चीज को, इस मार्कर को हमने ऐसे ऊपर उठाया, तो ये तो ऊपर जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, मगर जो वर्क लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स लग रही है इस पे ऊपर की वजह से, ठीक है, तो वो हमारी क्या लग रही है, नीचे की ओर एक फोर्स लगेगी mg। ठीक है, वेट इसका नीचे की ओर एक्ट करता है हमेशा। तो मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो सीढ़ी पे चल रहा है। ठीक है, ये कोई सीढ़ी है जिसपे कोई इंसान चढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ कोई इंसान है जो इस सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो इसके लिए एक नीचे फोर्स एक्ट करेगी mg। ठीक है, यहाँ नीचे फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, mg फोर्स एक्ट करेगी। जरा इसको इरेज करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सीढ़ी है मान लीजिए, और इस पे कोई इंसान चल रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी नीचे की ओर mg। ठीक है, जिसे हम बॉडी का वेट बोलते हैं। और मान लीजिए इसने h डिस्टेंस
जो हाइट है जो ये ऊपर चढ़ेगा वो है h, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, जो होता है वेट इनटू वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल या इसे हाइट बोलिए, वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू वेट होता है mg इंटू वर्टिकल हाइट को हमने माना h। तो हमारे पास जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फार्मूला निकल के आया है वो आया है W इक्वल्स टू mg इंटू h, जहां g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जिस एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसे नियरली इसको लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपलिसिटी के लिए हम इसको 10 ले लेते हैं। अदरवाइज ये इसकी वैल्यू होती है, अगर मान ले कि हम क्या बोलेंगे, हमको मास दे देगा, ठीक है, कि एक 10 केजी की ऑब्जेक्ट को ये हाइट यानी 10 मीटर कुछ भी ले लीजिए कि 10 मीटर ऊपर ले जाने में कितना वजन होगा, यहाँ रखेंगे 10 या जी की जगह आप 10 या 9.8 जो आपको अच्छा लगे, और एच जो है वो हाइट जो दी है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, फॉर्मूला आपके सामने है W इक्वल्स टू mg इंटू एच। अब हम बात करेंगे आगे कि जब किसी एंगल पे फोर्स लगे, एंगल पे फोर्स लगे तब क्या करेंगे, चले चलिए। क्या निकालेंगे अब हम, वर्क डन व्हेन force act at certain angle to direction of motion, यानी कि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के किसी एंगल पे फोर्स लगे, ठीक है। जैसे समझिए कि मान लीजिए आपने एक खिलौना खेला होगा कि गाड़ी को, छोटी कार को हम लोग रस्सी में बांध के ऐसे खींचते थे, ठीक है। तो ये मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, इसको हमने क्या किया, रस्सी में बांधा और इसको इस तरफ से खींचना शुरू किया, ठीक है, इस तरफ ऐसे खींचना शुरू किया तो ये जाएगा किस तरफ, आगे की ओर, ऐसे, ठीक है। तो इस पे फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, ऊपर की ओर, ठीक है, यहां से फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ। इन दोनों के बीच में हम एंगल मान लेते हैं थीटा, किसी एंगल पे, कुछ भी हो सकता है एंगल, ठीक है। अब बच्चों जो होता है कि इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो होता है हम लेते हैं इस फोर्स का दो फोर्स, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है, समझते हैं। ये जो फोर्स लगी है, ठीक है, ये फोर्स है, ये थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। जो ये थीटा वाला कंपोनेंट होता है, जो एंगल वाला, इसको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसे हम बोलते हैं एफ साइन थीटा,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो जब वर्क के लिए निकालेंगे तो हमने पढ़ा है कि वर्क, ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है, वो देखेंगे ध्यान से। तो इस फोर्स की वजह से हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये गाड़ी कैसे चल रही है, ऐसे। तो फोर्स के इस कंपोनेंट की वजह से गाड़ी इस तरफ चल रही है, यानी कि फोर्स कौन सा लग रहा है, F cos थीटा। तो हम लिखेंगे W इज इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू S। ठीक है, F cos थीटा की वजह से जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है, F की वजह से अगर आगे बढ़ती तो ऊपर चली जाती। ठीक है, ऐसे, पर चल किधर रही है, सामने। ठीक है, तो सामने जो कंपोनेंट होता है थीटा के साथ, याद रखिएगा हमेशा वो cos थीटा, और जो थीटा से दूर भाग के होता है वो होता है F sin थीटा। दो कंपोनेंट, नीचे वाले को हॉरिजॉन्टल, ऊपर वाले को वर्टिकल कंपोनेंट। ये आपके पास फॉर्मूला आया है F cos थीटा का इंटू S का। अब इस पे अलग अलग केसेस को लेके देखते हैं। ठीक है, अलग अलग केसेस लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझे। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब समझते हैं। थोड़ा अलग अलग केस लेते हैं, अलग अलग एंगल, और जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट है उनको लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने फोर्स का फॉर्मूला जो फाइनल देखा, आपको जो याद रखना है, दैट इज फोर्स इज द वर्टिकल प्रोडक्ट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद अब क्या लिखेंगे आप, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। पर उससे पहले हम देखते हैं कि एंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए फोर्स की वैल्यू किस तरीके की आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा कॉस थीटा, अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ जो जीरो, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं एंगल, क्या करते हैं 0 डिग्री के लिए, यहाँ 30 डिग्री के लिए, अलग अलग एंगल के लिए 45 जो जनरली आपको मिलेंगे, दैट इज 60 and that is 90 and 180। ठीक है, ये हमारे पास एंगल्स हो गए। अब यहाँ cos थीटा की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा की वैल्यू हमने ले ली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। cos थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए क्या आएगी, जरा देखिए। cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, √3/2। cos 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2। cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2। cos 90 की वैल्यू 0 और cos 180 की वैल्यू -1। इन वैल्यूज को आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपके बहुत सारा ज्यादा काम में आ सकती हैं। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0 एंड cos 180 की वैल्यू -1। आपने कुछ देर पहले लिखा था, हमने लिखा था W इज इक्वल्स टू F इंटू S। ठीक है, जरा समझते इसको। हमने कहा था ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने लगाया फोर्स, इसके बीच में हुआ डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां पहुंच गया S। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो ये दूरी इसने तय की वो थी S।
तो अब एक बात बताइए, इनके बीच में एंगल कुछ दिख रहा है? कोई एंगल नहीं है, यानी जिस तरफ फोर्स लग रहा है ये भी फोर्स है, ठीक है, और यही डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? 0। यहाँ cos 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ एस cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। आया? ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए cos 0 की वैल्यू, ठीक है, ये वाला केस 0 के लिए, जब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा हो जिसमें जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में जिसमें फोर्स लग रहा हो। अब जरा समझते हैं cos 9 जो 90 है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 के, थीटा इक्वल टू 90 क्या होगा समझिए। थीटा इक्वल टू 90 का तब बनेगा जैसे मान लीजिए कि आपने किसी चीज को अपने सर पे उठाया है, ठीक है, तो सर पे उठाते हैं तो हम फोर्स कहाँ लगाते हैं? उसको उठाए रखने के लिए, ठीक है, या फिर कोई ब्रीफकेस आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो हम उसको पकड़े हुए रहते हैं, छोड़ेंगे नीचे चला जाएगा, तो हम क्या करें? फोर्स हमारा कहाँ लगा? ऊपर की ओर, यानी फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये है फोर्स का डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट, अब मान लीजिए उस ब्रीफकेस उठाते हैं, आप चलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आगे की ओर यूं, ठीक है, हमने एक कुली है कोई, तो वो क्या करता है? बैक उठा के चलता है, पुली नंबर 1, तो क्या करता है? बैक उठा के आगे चलता है, और डिस्प्लेसमेंट उसका आगे की तरफ, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट आगे, बीच में एंगल 90, cos 90 की वैल्यू 0, यानी W इज इक्वल टू एफ एस cos 90, यानी W इज इक्वल टू 0, ठीक है, W इक्वल्स टू 0। अब समझते हैं, ये हो गया। और दूसरी चीज, अब जरा और एक चीज समझते हैं। हमने कहा कि ये कोई चीज है, ठीक है, थोड़ा स्लाइट है, स्लाइटली यूं कुछ एंगल पे कोई सरफेस है, यहाँ एक कार खड़ी है, ठीक है, यहाँ एक कार खड़ी है, हमने क्या किया? इसको आगे से धक्का देना शुरू किया, पर फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर, तो कार का वजन हमसे ज्यादा है, तो हमको फोर्स किधर लगेगा? हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेक उसने छोड़ा, गाड़ी इधर की तरफ बढ़ गई, तो डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी फोर्स ऐसे, देखो जरा इसको, फोर्स ऐसे, ये फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके उल्टे, ठीक है, इनके बीच में एंगल बताओ? 180, ठीक है, तो 180 यानी कि W इक्वल्स टू एफ एस cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, यानी कि यहाँ -1 रखेंगे तो W इक्वल्स टू क्या आएगा? -f इंटू एस, ठीक है, तो ये एक फोर्स निगेटिव है। इसी चीज को हम जरा आगे पढ़ते हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए आप फोर्सेस निकाल सकते हैं। अगर आपको वैल्यूज दी होंगी, फोर्स दिया होगा, इतने न्यूटन फोर्स हमने लगाया तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतने एंगल पे फोर्स लग रहा था, हम एंगल की वैल्यू रखेंगे, फोर्स की वैल्यू रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वर्क की, कितने टाइप के वर्क होते हैं। चले, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, चलते हैं आगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ वर्क, और जो कि 3 प्रकार के होते हैं। वर्क जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ वर्क, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव वर्क, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क कब होगा?
when डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर ये कह रहे हैं कि when एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। पॉजिटिव वर्क कब होगा? देखिए, जब हम क्या करेंगे, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, हमने ये बॉक्स रखा, अभी हमने देखा था, फोर्स इस तरफ लगाया, डिस्प्लेस होके इस तरफ ही चला गया, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन दिस जीरो, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस जीरो, यानी W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। यहाँ कुछ भी रखेंगे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बीच में एंगल जीरो। डन। अच्छा, दूसरा केस, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा? यही चीज सेम, व्हेन एंगल, ठीक है, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180, यानी कि यानी कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग अपोजिट टू द फोर्स, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ हो रहा है, ठीक है, फोर्स हमने लगाया इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट ठीक उसके उल्टे हो रहा है, ठीक है, किसी ऊपर आती हुई चीज को ऊपर से ऐसे धक्का देंगे नीचे से और वो इस तरफ चली जा रही है, उसका मास ज्यादा है और उस पे फ्रिक्शन कम काम करेगा, जैसे कार है, ठीक है, ऐसे यहाँ हमने भी अब लिया था एग्जांपल, ये कोई कार है, इसको इस तरफ से धक्का देंगे, इसका मास ज्यादा है तो ये इस तरफ आएगा, फोर्स हमारा इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एंगल कितना बना 180, तो W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 180, W इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू एस, यहाँ 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ माइनस जो है यहाँ लगेगा, तो ये पॉजिटिव वर्क जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, नेगेटिव वर्क जिसमें फोर्स अलग डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो, यानी फोर्स लगाने का कोई फायदा नहीं, हम फोर्स लगा रहे हैं, रुक ही नहीं रही है, वो गाड़ी अपने आप इधर की ओर भाग रही है, तो ये पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क। अब बात करते हैं जीरो वर्क की, ठीक है, चले, चलिए, बात करते हैं जीरो वर्क की। पॉजिटिव वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया, अब जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होगा? when angle between force and displacement is 90 degree, when angle between force and displacement is 90 degree, यानी कि फोर्स ऊपर लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, वो पुली वाला जो एग्जांपल दिया ना, तो पुली क्या कर रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, उसको बॉक्स उठाने की कोशिश और आगे भी बढ़ रहा है, तो फोर्स तो ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ एंगल 90, तो W इज इक्वल्स टू एफ एस cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, W इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। When will be work 0? When will be work
जीरो। वर्क जीरो कब होगा? पहली चीज उसकी फोर्स जीरो हो जाए, उस पर कोई काम ही ना करे, तब फोर्स जीरो हो सकता है। सेकेंड चीज, कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, एस इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि फोर्स जीरो हो जाए, हम फोर्स लगाएंगे ही नहीं, ठीक है, तो वर्क जीरो। दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट जीरो, या तो ये या तो ये, एस जीरो हो गया, या तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, थीटा 90 हो जाएगा, अपने आप cos 90 की वैल्यू जीरो, वर्क इज जीरो, ठीक है। तो ये तीन केस चीजें हैं जिसपे वर्क जीरो होगा। पहली चीज एफ इक्वल्स टू जीरो, तीसरी एस इक्वल्स टू जीरो यानी डिस्प्लेसमेंट ना हो, या तो फोर्स ना हो, या तो थीटा उन दोनों के वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क के बारे में आपने पढ़ा, फोर्स जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स लगे और फोर्स की वजह से अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तभी हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जूल एसआई यूनिट है। इसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क पढ़ा। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो हो। नेगेटिव वर्क जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 हो। और जीरो वर्क कब होता है, जब एंगल 90 हो। और जीरो कब कब हो सकता है, या तो फोर्स जीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट जीरो, या तो थीटा जीरो हो जाए। तो ये वर्क के ऊपर छोटा सा लेक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।